नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राडोज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं आंध्र प्रदेश से, जहां पर स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के द्वारा 25 और इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को अप्रूवल दे दी गई है और इसके जल्दी आंध्र प्रदेश में आपको 2.01 लाख करोड़ रुपीस की और इन्वेस्टमेंट आती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की ओवरऑल 17वीं मीटिंग थी, जहां पर कुछ बड़े-बड़े अगर प्रपोजल्स की बात करूं तो रिलायंस के द्वारा एक मैसिव डेटा सेंटर सेटअप किया जाएगा विशाखापट्टनम के अंदर। 1.08 लाख करोड़ रुपीस की इसके ऊपर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। 1000 के आसपास जॉब्स इसके थ्रू जनरेट होंगी। रिलायंस के द्वारा श्री सत्यसाई डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी सेटअप किया जाएगा। 51,300 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर भी होगी और 20,000 के आसपास जॉब्स इसके थ्रू जनरेट होंगी। अडानी हाइड्रो के द्वारा 12,297 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए जाएंगे कडप्पा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। 3,375 जॉब्स इसके थ्रू भी जनरेट होंगी। इसके अलावा अपोलो टायर्स, इंटरनेशनल फ्लेवर्स और फ्रेग्रेंसेस, ग्राइडर एनर्जी लिमिटेड, इस तरह की जो बड़ी-बड़ी कंपनीज हैं उनके द्वारा भी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर की जाएगी। कुल मिलाकर 39,000 के आसपास जॉब्स इसके थ्रू जनरेट होंगी। अगली दोस्तों अपडेट दिल्ली से है, जहाँ पर दोस्तों दिल्ली के इंदिरा गांधी हॉस्पिटल को अभी और एक्सपांड किया जाएगा दिल्ली सरकार के द्वारा और अभी फिलहाल इसके लिए 806 करोड़ रुपीस का एक्सपेंशन प्लान अप्रूव कर दिया गया है। तो दोस्तों ये हॉस्पिटल द्वारका सेक्टर 9 में लोकेटेड है, जो फैला है 24 एकड़ के एरिया में और अभी फिलहाल ये दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है। एक्सपेंशन के अंतर्गत एक स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल कॉलेज और हॉस्टल कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनाया जाएगा, जिसमें आपको मल्टी स्टोरी एकेडमिक ब्लॉक, मेल और फीमेल के लिए सेपरेट रूम्स और फैकल्टी हाउसिंग बनती हुई दिखाई देगी। कुल मिलाकर 1.17 लाख स्क्वायर मीटर के एरिया में सारा का सारा काम होना है और अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग जाता है तो 2028 के आसपास आपको सारी चीजें कंप्लीट होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट कर्नाटका से है, जहाँ पर दोस्तों बेंगलुरु मेट्रो के अंतर्गत एक नई मेट्रो लाइन को लेकर फिजिबिलिटी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है और इसी के साथ साथ इसके अलाइनमेंट प्लान्स भी आउट हो गए हैं। तो दोस्तों ये मेट्रो लाइन बेंगलुरु की सिंगल लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन होने वाली है। क्लेन अग्रहारा से काडुगुडी ट्री पार्क के बीच में बनकर तैयार होगी और एक टाइप से ये साउथ ईस्ट कॉरिडोर होने वाला है। 68 किलोमीटर की मेन लाइन जबकि 5 किलोमीटर की एक्सपर्ट लाइन भी यहाँ पर बनाई जाएगी, जो कि बेंगलुरु के प्रपोज इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को कनेक्ट करेगी। बैनरघाटा, सरजापुर, तुमसंद्रा सर्कल, वर्तूर, कोडी, इस तरह की जो अलग अलग प्लेसेस हैं जो कि वेल नोन है, वो सारी की सारी आपको यहाँ पर कनेक्ट होती हुई दिखाई देंगी। 50 से ज़्यादा मेट्रो स्टेशन यहाँ पर बनेंगे और ये आप कह सकते हैं कि बेंगलुरु मेट्रो की वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट लाइन होगी। अगर फास्ट इस पर भी काम किया जाता है तो 5 से लेकर 10 साल का समय इसके कंस्ट्रक्शन के लिए लगेगा। अगली दोस्तों अपडेट गुजरात से है, जहाँ पर दोस्तों मलेशिया बेस्ड होताई इलेक्ट्रिक्स के द्वारा भी गुजरात के अंदर उनकी फैक्ट्री सेटअप की जाएगी और इसके लिए वो 700 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों होताई इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आपको बता दूं कि ये माइक्रोन टेक्नोलॉजी की वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर मानी जाती है और क्योंकि माइक्रोन के द्वारा सानंद के अंदर एक सेमीकंडक्टर प्लांट सेटअप किया गया है, तो उसी के बिल्कुल बगल में ही इनके द्वारा उनकी फैक्ट्री सेटअप की जाएगी, जो फैली होगी 5 हेक्टेयर के एरिया में। गुजरात सरकार के द्वारा इनको लैंड एलोकेट कर दी गई है। डी रैम मेमोरी मॉड्यूल्स, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स यानी कि एसएसडीज, इसके अलावा सर्वर्स और डेटा सेंटर मेमोरी मॉड्यूल्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर की जाएंगी। कुछ ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जैसे कि एलईडी लाइटिंग, इंफोटेनमेंट मॉड्यूल्स, ऐसी कुछ चीज़ें भी यहाँ पर प्रोड्यूस की जाएंगी। ओवरऑल दोस्तों आप कह सकते हैं कि गुजरात का सेमी कंडक्टर इकोसिस्टम अब शेप लेना स्टार्ट कर चुका है। अगली दोस्तों अपडेट महाराष्ट्र से है, जहाँ पर दोस्तों मुंबई वाटर मेट्रो को लेकर कुछ प्लान सामने निकल कर आए हैं और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने नॉर्वे बेस्ड हाइक एएस के साथ में एग्रीमेंट वगैरह भी साइन किए हैं। तो दोस्तों इनिशियल प्लान्स के अकॉर्डिंग मुंबई वाटर मेट्रो पूरे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन को कवर करेगी, जहाँ पर 31 रूट्स तैयार किए जाएंगे जो कि कनेक्टेड होंगे 45 टर्मिनल्स के साथ। इनमें से 24 टर्मिनल्स ऐसे होंगे जहाँ पर एग्जिस्टिंग टर्मिनल्स को अपग्रेड किया जाएगा, बाकी 21 बिल्कुल ही नए टर्मिनल्स बनाए जाएंगे। और अभी फिलहाल जो नॉर्वे बेस्ड हाइक एएस के साथ में एमओयू साइन किया गया है, इसके अंतर्गत एक कंपनी लोकल अथॉरिटीज को वाटर मेट्रो के इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करेगी। साथ ही साथ एडवांस वेसल्स जो कि वो नॉर्वे के अंदर ऑपरेट करते हैं, उसी तरह के एडवांस वेसल्स यहाँ पर मुंबई वाटर मेट्रो के नेटवर्क पर भी डिप्लॉय किए जाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट बिहार से है, जहाँ पर दोस्तों रक्सौल एयरपोर्ट का रीडेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा इसको लेकर टेंडर वगैरह फ्लोट किए गए हैं। तो दोस्तों रक्सौल एयरपोर्ट बिहार के उन सिलेक्टेड एयरपोर्ट्स में से एक एयरपोर्ट है जिसको बिहार सरकार ने रिसेंटली चुना था अपग्रेड के लिए। बिहार नेपाल बॉर्डर के काफी पास में लोकेट है, ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर। 1962 के बाद इसको बनाया गया था और उसके बाद से ऑलमोस्ट 5 दशकों से बंद पड़ा है। लेकिन जैसे कि उड़ान स्कीम के अंतर्गत बहुत सारे एयरपोर्ट्स को अपग्रेड किया जा रहा है, उसी तरह से इस एयरपोर्ट को भी अपग्रेड किया जाएगा। अपग्रेड के अंतर्गत सबसे पहले यहाँ पर 2360 मीटर का रनवे बनेगा, जहाँ पर एग्जिस्टिंग रनवे को ही अपग्रेड किया जाएगा। फिर टर्मिनल और एयर साइड फैसिलिटीज आपको बनती हुई दिखाई देंगी।
देंगी। ATR 72, एयरबस 320 और बोइंग 737 टाइप के जो एयरक्राफ्ट हैं उनको ये हैंडल कर पाएगा। अभी क्योंकि टेंडर वगैरह स्टार्ट हो चुके हैं तो सब कुछ अगर प्लान के अकॉर्डिंग जाता है तो अगले 2 सालों में आपको ये तैयार होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट वाराणसी से है, जहाँ पर दोस्तों वाराणसी के अंदर नगर निगम एग्जीक्यूटिव कमेटी के द्वारा क्रूज टर्मिनल को लेकर लैंड अप्रूव कर दी गई है और अभी कह सकते हैं कि इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया उनके प्लान के साथ में आगे जा सकता है। तो दोस्तों अभी तक वाराणसी के अंदर जो ज़्यादातर क्रूज या फिर बोट्स ऑपरेट होती थी वो मेन घाट्स तक ही ऑपरेट होती थी, अंदर तक नहीं आ पाते थे, जिसके चलते मेन घाट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता था। लेकिन अब क्योंकि इस क्रूज टर्मिनल को अप्रूवल दे दी गई है जो कि सामने घाट पर बनकर तैयार होगा, तो इसके चलते मेन घाट्स के ऊपर आपको प्रेशर भी कम होता हुआ दिखाई देगा। कुल मिलाकर 2 एकड़ ऑफ लैंड इसके लिए भी एलोकेट की गई है और एक बार जब ये टर्मिनल बन जाता है तो आगे चलकर वाटर टैक्सी और दूसरे वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के लिए वाराणसी के अंदर ही मेन टर्मिनल का काम करेगा। अगली दोस्त अपडेट ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को लेकर है, जो मोस्ट प्रोबेबली आपको वेस्ट बंगाल के अंदर अभी रिवाइव होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि रेलवेज के द्वारा वेस्ट बंगाल के अंदर 98,000 करोड़ रुपीस के स्टार्ड रेल प्रोजेक्ट के लिए लैंड एक्विजिशन अग्रेसिवली स्टार्ट कर दिया गया है। दोस्तों पिछले ऑलमोस्ट 1 दशक से वेस्ट बंगाल के अंदर बहुत सारे रेल प्रोजेक्ट्स फंसे पड़े हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल सरकार रेलवेज के साथ में कोलैबोरेट नहीं कर रही थी, जिसके चलते उनको लैंड नहीं मिल पाई और फिर उसी के कारण ये रेल प्रोजेक्ट्स कभी आगे बढ़ ही नहीं पाए। पर अब क्योंकि सरकार चेंज हो चुकी है और सेंटर और स्टेट लेवल पर सेम ही गवर्नमेंट है, तो अब रेलवेज एग्रेसिवली पुश कर रही है कि जितने भी यहाँ पर प्रोजेक्ट्स पहले प्लान किए गए थे उनके लिए लैंड एक्वायर कर ली जाए। 98,000 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स अभी उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं और इसमें से ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर या तो कुछ नई रेल लाइन्स बनाई जा रही है या फिर रेल लाइन्स की क्वाड्रपलिंग या फिर मल्टी ट्रैकिंग की जा रही है। लेकिन जो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है वो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, जो अभी तक पंजाब के लुधियाना से बिहार के सोननगर तक ही बनकर तैयार हुआ है। हालांकि पहले फंडिंग और एग्जीक्यूशन इश्यूज के चलते सोननगर तक ही टर्मिनेट कर दिया गया था और फिर जब बाद में रेलवेज ने डिसाइड किया कि वो सोननगर से अंदल तक का सेक्शन खुद ही फंड करके खुद ही बनाएंगे, तो उसके बाद फिर ये लैंड एक्विजिशन के चलते काम आगे बढ़ ही नहीं पाया। वेस्ट बंगाल के अंदर अभी उनको लैंड नहीं मिल पा रही थी और अब जैसे कि मैंने बताया कि सरकार चेंज हो चुकी है, तो अब अच्छा कोऑर्डिनेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और लैंड भी रेलवेज को मिल पाएगी, जिसके चलते होपफुली आपको ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ओवरऑल कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट ईवी सेक्टर से है, जहां पर दोस्तों टाटा ग्रुप और JSW ग्रुप ये दोनों मिलकर डोमेस्टिक R&D के ऊपर अग्रेसिवली इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और इसके तो उनकी कोशिश है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल और बैटरी टेक्नोलॉजीज भारत में ही डेवलप की जाए और चाइना के ऊपर हमारी डिपेंडेंस को कम किया जाए। दोस्तों अभी तक हमारी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पूरी तरह से सेल्फ रिलायंट नहीं है, अभी भी हमें कंपोनेंट्स के लिए चाइना पर डिपेंड होना पड़ता है, स्पेसिफिकली बैटरीज के मामले में। पर अभी क्योंकि चाइना के द्वारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है, तो इंडियन कंपनी सब चाहती हैं कि R&D की एबिलिटीज भारत में बिल्ड करके उससे बेहतर टेक्नोलॉजीज को भारत में डेवलप किया जाए, जिसमें टाटा और JSW ग्रुप ये दोनों फ्रंट रनर्स निकल कर सामने आए हैं। टाटा के द्वारा $400 मिलियन इन्वेस्ट किए जाएंगे बेंगलुरु के अंदर, जहां पर R&D फैसिलिटी को सेटअप कर रहे हैं और सिमिलरली JSW ग्रुप के द्वारा भी $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की जाएगी एक नई रिसर्च हब के ऊपर, जिसे वो महाराष्ट्र के अंदर सेटअप करेंगी और होपफुली इसके हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।